हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे। ये मिशन जो हम लोगों का चल रहा है 2022, जो कक्षा 10 की 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, मैं उसको देखते हुए आपको क्या कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ आपकी पढ़ाई पे। तो ये स्पेशली 2022 के लिए बैच चल रही है आपकी, और ये फिजिक्स की बैच है। और इसमें हम आपको क्या कर रहे हैं, अभी लेसन फर्स्ट पढ़ा रहे हैं जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पूरे डिटेल्स में आपको डीपली बता रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट से मेरा लेक्चर देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए बता रहा हूँ, जब भी वीडियो देखिएगा तो आप स्टार्ट से देखिएगा। स्टार्ट का मतलब फर्स्ट लेक्चर से देखेंगे तो आपके लिए और ही ज़्यादा क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए, जैसा कि पता होगा क्लास में आज चलने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, और टॉपिक का नाम है गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध का एक फार्मूला हम लोग सीखने वाले हैं। तो आपने क्या कल हेडिंग डाला था, जहाँ तक मैं कल बताया था, कल मैं स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, ये सब जो रेखाएं होती हैं इनके बारे में मैं आपको फिजिक्स में बताया था। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, इसके बारे में भी कल मैं बताया था। जो थोड़े थोड़े नॉलेज होते हैं ना, जो डिस्टर्ब करते हैं बीच में, जो कीड़े जैसा हलचल मचाते हैं ना, उनको मैं क्या करता हूँ, साफ कर देता हूँ, उसको स्टार मरवा के करवा के। तो जितने भी फैक्ट आपको मैं बताता हूँ उसको आप अच्छे से अगर आप केयर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। साथ ही हम सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और उसमें हेडिंग अगर जो नया जुड़ा होगा या फिर जो नहीं डाला होगा हेडिंग, तो आज का हेडिंग डाल लेगा गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते, देखिए यहाँ पे लिखा गया है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ क्या मिरर। ये इसका इंग्लिश वर्जन हो गया। अपने बुक से इंग्लिश आप लिखा करिए, आपके लिए क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है स्पेशली। और मैं आपको ये बता दूँ, थोड़ी सी मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, मतलब गंदी का सेंस, मेरा हैंड राइटिंग बचपन से ही थोड़ा फाड़ू ऐसा ही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। और मैं जो हिंदी में बोलता हूँ आप उस पर लिखेंगे तो और आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। तो चलिए, मैं आपको ये हेडिंग डाल लिया, ये हेडिंग क्या कर लिया, डाल लिया। इसके अंदर ब्लू पेन से लिखेंगे आप, ये हेडिंग डाल लिया। इसके अंदर किस पेन से लिखेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे। लिखिए, चलिए मैं बोल रहा हूँ, लिखिए गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, गोली दर्पण की, ब्लू पेन से लिखेंगे। हेडिंग डालने के बाद ये ब्लू पेन से लिखेंगे गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में निम्न संबंध होता है। गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में निम्न संबंध होता है डैश। चलिए, और कौन सा संबंध होता है, अब हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। निम्न संबंध होता है, उसके बाद डैश, तो नीचे उसके बाद उस फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे फोकस दूरी। अभी देखिए ध्यान से, फोकस दूरी, अब जानते किसे दिखाते हैं, स्मॉल एफ बराबर वक्रता त्रिज्या, वक्रता क्या, त्रिज्या, क्वेश्चन में क्या, वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या इसी को 60 में अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल लो, एफ बराबर आर डिवाइड बाई कितना, 2, एफ बराबर आर डिवाइड बाई 2। आपने ऊपर हेडिंग डाला है, थोड़ा सा सुनिए मेरी बात, आपने ऊपर हेडिंग डाला है गोली दर्पण के लिए ना, ऐसा नहीं स्पेशल आपने उत्तल दर्पण नहीं लिखा है, ना तो अवतल दर्पण लिखा है, आपने क्या लिखा है, गोली दर्पण लिखा है। तो गोली दर्पण का मतलब समझ रहे हैं, ये जो फॉर्मूला एफ बराबर आर डिवाइड बाई 2 निकल गया है, दोनों दर्पण के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर क्या हो, उत्तल दर्पण हो। तो ये लेक्चर था। तो ये हेडिंग आपने लिखा कि ये हेडिंग डालने के बाद आपने लिखा होगा कि इसमें निम्न संबंध होता है। उसके बाद ये फार्मूला लिख लीजिए, ये क्या लिख लीजिए, ये फार्मूला लिख लीजिए, एफ बराबर आर डिवाइड बाई 2, पहले ऐसे लिखेंगे फोकस दूरी एफ बराबर वक्रता त्रिज्या बटे कितना, 2 हो जाएगा, या आर करके 60 में लिखा जाए, इसका सिंबॉलिक फॉर्म में। तो एफ बराबर आर बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये वाला पेपर में आपसे एग्जाम में पूछता है, बहुविकल्पी में या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन करना होगा एग्जाम में। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन देखता हूँ मैं, आता है, उसमें बोलता है कि गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी के संबंध का सूत्र लिखिए। तो जब लिखने के लिए बोलेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एफ बराबर ऐसे लिखेंगे कि गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में निम्न संबंध होता है, उसके बाद डैश लगा के फॉर्मूला आउट कर देंगे एग्जामिनर को। एग्जामिनर बढ़िया से आपका क्या हो जाएगा, समझ के नंबर दे देगा। अब बच्चों के दिमाग में आएगा, सर ये आया कहाँ से फॉर्मूला, इसका थोड़ा वजह बता दो। अब बच्चों के मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका रीजन आखिर क्या है। बच्चों के दिमाग में आएगा कि आखिर ये फार्मूला आया कहाँ से, आएगा ना, चल रहा होगा दिमाग में कि आखिर कहाँ से फार्मूला आया। तो जब यहाँ पे लिखे हैं ना, उसके नीचे लिख लो, उसके नीचे हेडिंग डाल लो रीजन। किसका रीजन, इसका रीजन कहाँ से आया, इसका रीजन मैंने बताने जा रहा हूँ। तो नीचे हेडिंग डाल लीजिए क्या, कारण, नीचे हेडिंग डाल लीजिए क्या, कारण। आज वीडियो इसी का स्पेशली इसी पे बनेगा, एफ बराबर आर डिवाइड बाई 2 के निगमन पे ही बनेगा स्पेशल रूप से। तो नीचे हेडिंग डालो क्या, कारण, कारण हेडिंग डाल के देखो मैं जो बताना जा रहा हूँ,
कारा हेडिंग डाल के ना देखिए थोड़ा मिटा दो इसको, और फिर उसके बाद मैं आपको बढ़िया से प्रूफ करा दूंगा भाई, टेंशन मत लो। देखो अगर रटोगे अगर ना तो ज़िंदगी पार नहीं होगी मेरे भाई। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट आपको करा दिया जाता है, लेकिन हमसे नहीं हो पाएगा वैसा। हम डायरेक्ट करा तो नहीं पाएंगे, आपको पूरा डीपली जितना हो सकता है मैं आपको डीपली दूंगा। मैं इसको पूरा मिटा दूँ ताकि जगह भरपूर चाहिए हमको, तो करना ही होगा ना। चलो मैं इसको साफ़ कर देता हूँ क्लीन बढ़िया से। देखिए कितने कंडीशन में थोड़ा सा आपको कितने रूल लगा के इसको डील करूँगा। देखो बहुत एकदम आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं यार, रटा कहाँ जाता है। चलिए साइड में जो रूल लगेगा थोड़ा मैं आपको रूल से परिचय करा देता हूँ। यहाँ पे इसका मैं निगमन करूँगा तो कौन कौन सा रूल लगाऊँ, ये रूल नहीं लिखना है आपको। आप केवल यहाँ तक हेडिंग आप कारा डाल के छोड़े रहिए, यहाँ पे आप कारा डाल के आप क्या करिए, रुके रहिए, ठीक। वेट करिए किसका कैसे डील कर रहा हूँ मैं। ये साइड में इस सब फार्मूले का मैं इस्तेमाल करूँगा। कौन सा फार्मूला, देखिए मैं लगा दे रहा हूँ, सब सारे के सारे लिख दे रहा हूँ। मैं पहले ही स्टार्ट में बताया था कि परावर्तन का नियम आपको बताया था स्टार्ट में। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। परावर्तन के नियम में क्या होता था, आपतित किरण ये ऐसे आती थी, इसको जो फर्स्ट रे आती थी इसको हम लोग कौन सा बोलते थे, आपतित किरण। याद होगा तो याद होगा, मैं परिचय करा दे रहा हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल आने वाला है। फिर उसके बाद दर्पण से टकराती थी, टकराने के बाद यूं करके ऐसे जाती थी, यूं करके ऐसे जाती थी। तो जो जाने वाली किरण होती थी उसको हम लोग बोलते थे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। याद आ रहा है। और जिस पे ये गिरती थी उस वाले पॉइंट को बोलते थे हम लोग क्या, आपतन बिंदु। याद होगा, आपतन क्या बिंदु, ये टेलर दिखा रहा हूँ। और उसके बाद इस बिंदु का जैसे मैं नाम लिया ए मान लिया, इसका नाम ले लिया बी ले लिया, इसका नाम ले लिया सी ले लिया, तो इतना चीज़ होता था। और इस पर हम लोग अभिलंब जो होता था अपने से क्या करते थे, ड्रा करते थे। हमको अपने से ड्रा करना होता है। अभिलंब का मतलब समझते हैं ना, जो मैथ में लंब होता है वही फिजिक्स में क्या होता है, अभिलंब होता है। तो ये अभिलंब हम लोग अपने से क्या करते हैं, खींचते हैं। ये आता होता नहीं है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। मैं सिंबॉलिक मेरे को लिख दिया, एन फॉर क्या हो गया, नॉर्मल। नॉर्मल बोले थे क्या, अभिलंब। लिखने के बाद ये वाला होता था आपका आई आपतन कोण, और इसको हम लोग बोलते थे क्या, अपवर्तन कोण। आई और क्या बोलते थे, आर बोलते थे। और इसमें ये हुआ करता था कि आई कोण आई बराबर होता था क्या, आर। मतलब आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है ना। एक रूल ये लगेगा। और दूसर का रूल कौन सा लगने वाला है, इस दूसर का रूल आपको लगने वाला, कल मैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया था, ABC समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया था कि अगर ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो इस प्रकार मैंने त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अगर इसकी दो भुजाएं बराबर हो जाती तो इसके दो कोण भी बराबर हो जाते हैं। कौन से कोण हो गए, जो भुजा बराबर होती है उसी के सामने वाला कोण बराबर होता है। तो इसके सामने वाला कोण यक्स है तो अब इस वाले भुजा के सामने वाला भी कोण यक्स होगा। अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके दो कोण बराबर हो गए। कौन सा रूल हो गया, ये दो रूल लग गया। कितना रूल लग गया, 2 रूल लग गया। इन्हीं 2 रूल के सहारे से, और एक आध और बचेगा तो मैं उसमें बता दूंगा अंदर, है ना। इन पूरे हम लोग पूरा डील कर लेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं, है ना। आप कारा डाल के छोड़ रहिए। पहले मेरा ये देखिए, पहले मैं इमेज बना रहा हूँ ना, पहले मैं क्या बना रहा हूँ, इमेज बना दिया आपके सामने, ऐसे रख रहा हूँ। मैं यहाँ पे बना लिया, अवतल दर्पण से कर रहा हूँ, किसी भी दर्पण से आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं किस दर्पण से कर रहा हूँ, मैं अवतल दर्पण से कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको अच्छा से बना दूँ दर्पण को, लो थोड़ा इंटरेस्टिंग बन गया M1, और ये क्या हो गया M2 हो गया। और मैं बाहर की ओर पेंट कर दूँ ना, बाहर की ओर पेंट करने से दर्पण कौन सा बन जाता है, अवतल दर्पण बन जाता है भाई। अब ये हो गया, यहाँ से देखिए दर्पण का ध्रुव क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका क्या, C, ये हो जाएगा C, और यहाँ पे होता है क्या, F। याद होगा तो याद होगा, ठीक। तो अब इसमें हम लोग यही वाला फॉर्मूले का नियमन करने जा रहे हैं। F बराबर R/2 का ही डेरिवेशन होने वाला है, नो टेंशन। अब उसके बाद करते क्या है, अब देखिए अब चालू हो गया। अभी आपको लिखना नहीं है, अभी आपको लिखना नहीं, जब लिखने का समय होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अनाउंस कर दूंगा, भाई लिख लो, हैं। तो चलिए इसमें लगाते हैं। देखिए हम करते क्या है ना कि प्रकाश की किरण पहले मुख्य से ड्रा करते हैं। ध्यान से देखना, पहले चित्र समझ लेना। प्रकाश किरण मुख्य से क्या किया, ड्रा किया। तो जानते हैं ना, मुख्य से अगर प्रकाश किरण जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से लौट के आती है, कहाँ से जाती है भाई, कहाँ से आती है, मुख्य फोकस से लौट के आती है। ये रूल पता है आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो आज पता कर लो। और ये हो गई आपतित किरण। अब दिमाग लगाना, ये हो गई जो फर्स्ट है, थोड़ा सा और सुंदर बना दो इसको, ये लो। बताओ ये कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण हुआ या नहीं हुआ, आपतित किरण, आपतित किरण, ये हुआ कि नहीं हुआ,
याद आ रहा है? कौन से? जो पहली रे आती है उसको आपतित किरण, और जो दर्पण से टकराने के बाद जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो ये कौन सी किरण हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी क्या? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये लिख लेना। आपतित किरण अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है, लिखना स्टार्ट मत कर देना है। बोले समझ लो, बढ़िया से बता देता हूँ। लिखना लिखने में कहा जाता है भाई, घर पे बैठ के आराम से लिखना। ये पहले समझ लेंगे ना तो लिखना आसान हो जाता है। तो ये हो गया आपतित किरण, और ये गई दर्पण से टकराई, टकराने के बाद जो टकरा के जाती है ना, जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट रे आपतित किरण, टकराने के बाद जो जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण ना। तो ये होगी आपतित किरण, ये टकरा के गई, कौन सी हो गई? परावर्तित किरण। अभी किसकी जरूरत है? अभिलंब की। अगर अभिलंब आ जाता, अभिलंब तो आता नहीं, अभिलंब तो अपने से ड्रा करते हैं। अगर अभिलंब आ जाएगा नॉर्मल तो फिर ये इस रूल का फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। तो चलते अभिलंब डाल लें। अब यहाँ पे हम लोग इस पे डालेंगे, आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। तो ये वाला बिंदुआ कौन सा बना? ये वाला हो गया आपतन बिंदु, क्योंकि आपतित किरण जिस वाले पॉइंट पे गिरती है उस पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु। तो ये आपतन बिंदु हो गया। नाम ले लो, कुछ नाम ले लिया, चलो ए ले लिया इसका नाम, और इसका नाम बी रख लिया, और यहाँ पे गई रे इसका सी। अभी किसकी ज़रूरत है? अभिलंब की। किसकी ज़रूरत है? इसमें अभिलंब की ज़रूरत है, और अभिलंब है नहीं। अभिलंब तो जानते खोपड़ा से निकाल के लाता है अभिलंब को। अभिलंब आता होता नहीं है, अभिलंब को अपने से ड्रा करना होता है। अभिलंब बोले तो क्या लंब डालना होता है, या अपने से डालना होता है। तो अब इसमें लंब कैसे डालेंगे? अब लंब कैसे डालेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। कल एक टेलर दिखाया था, कौन सा टेलर? मैं आपको बताया था स्टार में मरा थे, दर्पण का ध्रुव क्या हो जाए, अरे क्या बोलते हैं इसको, हाँ स्पर्शी लगा दिया। मैं आपको कल टेलर दिखाया था। ये हो गया स्पर्श रेखा, और ये मान लेता हूँ बिंदु P हो गया, और इसकी वृत्त की क्या हो गई? ये सेंटर हो गई, वो नाम ले लिया। तो इसको यहाँ से मिलाते हैं तो त्रिज्या होती है। जो त्रिज्या होती है इस पर क्या होती है? लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। तो अब दिमाग वही खोल लेते हैं हम लोग कि पहले हमको यहाँ से हमको लाना है क्या? त्रिज्या। पहले क्या बनाना है? त्रिज्या। तो बताओ, ये केंद्र है और ये परिधि का बिंदु है। तो जब केंद्र को परिधि से बिंदु से मिलाएंगे तो आपकी निकल के आएगी क्या? त्रिज्या। केंद्र के जब परिधि से बिंदु से मिलाएंगे तो क्या निकल के आएगी? त्रिज्या। ए यहाँ से मिला दिया बिंदु बी से, तो जो सी बी पकड़ के मिली है, ये वृत्त की क्या हो जाएगी? त्रिज्या। क्या हो गई? वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, और ये वृत्त की हो गई त्रिज्या, और बिंदु बी पे अगर हम लोग खींच दे क्या? स्पर्शी। बिंदु बी पे क्या लगा दे? स्पर्शी। अब देखो मेरे बतिया समझ रहे हो कि नहीं? मैं साइडिया में निकाल के बता देता हूँ। यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है? बी है, और मैं इसको यहाँ से सी को मिलाया हूँ किससे? बी से। तो ये हो गई आपकी क्या? त्रिज्या। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ही मैं स्पर्शी इस पर लगाऊंगा, जैसे स्पर्शी लगाऊंगा तो ये इस पे हो जाएगा क्या? 90 डिग्री का कोण बनाएगा इस रूल से, क्योंकि ये केंद्र हो गया और ये हो गई परिधि का बिंदु, और बन गई त्रिज्या। त्रिज्या पे जब स्पर्श रेखा लगाते हैं तो ये इस पर कितना डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। तो 90 डिग्री का होते ही आपका ये बन जाएगा क्या? लंब। 90 डिग्री का होते ही ये जो होगा ये अभिलंब का काम करना स्टार्ट कर देगा। ये जो त्रिज्या है किसका काम करना स्टार्ट कर देगा? अभिलंब का। क्योंकि देखिए 90 अंश का कोण हो गया, तो अब इसको हम लोग लंब तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये देखिए 90 अंश का कोण बन गया ना। ये कितने डिग्री का? ऐसे ये 90 डिग्री का कोण बन गया, तो इसको लंब नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं। तो वही हाल है, इसीलिए सी को मिलाया गया है किससे? बी से, क्योंकि सी को बी से मिला देंगे तो वो कहता है त्रिज्या हो जाएगी। और इस पे जैसे स्पर्शी लगा दूंगा, मैं लगा नहीं रहा हूँ, समझा दिया, क्योंकि लगा देंगे तो कचरा हो जाएगा, गंदा लगेगा, भद्दा लगेगा ना, इसकी वजह से मैं नहीं लगा रहा हूँ। आप भी मत लगेगा, केवल आपको समझना है। तो यही लगा के दिखा दिया। तो जैसे लगा दिया तो ये आपका किसका काम करना स्टार्ट कर देगी? त्रिज्या थी, स्पर्शी लगती, इस पर क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो ये आपका लंब का काम करना स्टार्ट कर देगा। किसका काम स्टार्ट कर देगा? लंब का। तो आदि आपतित किरण हो गई, और ये कौन सा किरण हो गई? अपवर्तित किरण हो गई, और ये हो गया आपका क्या? अभिलंब काम करना स्टार्ट। अभिलंब का काम करना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद इमेज को पहले अच्छे से देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ। इतना समझ आया होगा। चित्रवा में तो सब है साहब। अगर चित्रवा समझ लिए तो निगमनवा तो धड़ाधड़ करोगे। चित्रवा नहीं तो रटोगे ना, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा भाई, रटने से ना काम नहीं हो सकता, पहले समझ लो। तो अब देखो, अब क्या हो जाएगा? अब इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमको ऐसा बन गया। आपतित किरण देखो ध्यान से, ये आपतित किरण हो गई, ये हो गई परावर्तित किरण हो गई, और ये हो गई क्या? अभिलंब। तो आप जानते हैं ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब के बीच बना कोण को बोलते हैं क्या? आपतन कोण। और ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब, इसके बीच बने कोण को बोलते हैं क्या? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं?
वर्तन कोण, इससे तो आप अच्छी तरह से क्या हो चुके हैं, परिचित हो चुके हैं ना। और जानते हैं आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल की क्या होता है, बराबर होता है। तो मान लेता हूँ मैं इस वाले एंगल को x, कितना मान लिया x, तो ये वाला भी एंगल जितना ए अगर x होगा आपतन कोण, तो उतना तो परावर्तन कोण भी होगा, ये भी कितने का होगा, x। क्योंकि जानते हैं ना आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपतन कोण को मैं x मान दिया तो परावर्तन भी कोण कितना होगा, x होगा ना। तो ये आपतन कोण को मैंने x मान लिया तो ये परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, इतना सीखा। अब थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। इसमें देखिए एक होता है आपका क्या, एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण। अगर नहीं पता हो एकांतर कोण तो मैं झटके में समझा देता हूँ। कहीं पे आपको ऐसे जेड नज़र आएगा, अगर जेड नज़र आएगा तो ये होता है एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण होता है। झटके से समझ जाओ। अरे कक्षा छोटू जब थे आप लोग, छोटू ओटू थे कि नहीं, पहला दूसर का तीसर का, एक टीचर खूब बताया होगा संगत कोण, फिर उसके बाद बताया होगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, और एक बताया होगा शीर्षाभिमुख कोण, और उसके बाद एक एकांतर कोण एक होता है। कौन सा कोण, एकांतर कोण। तो इसमें इसका इस्तेमाल आ रहा है किसका, एकांतर कोण का। तो फिलहाल अगर नहीं पता होगा आपको तो कोई बात नहीं है, मैं आपको एकांतर कोण के बारे में बता देता हूँ। अगर कहीं पे जेड नज़र आएगा तो एकांतर कोण होता है, और उसमें ये वाला एंगल जो होता है इस वाले एंगल के बराबर होता है। अगर ये 20 डिग्री का होगा तो ये भी क्या होगा, 20 डिग्री का होगा। यही है एकांतर कोण की क्या खासियत, यही है एकांतर कोण की क्या खासियत। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल की क्या होता है, बराबर आना स्टार्ट होता है। अभी लिखना नहीं, अभी कारा डाल के मेरा लेक्चर सुनते रहो। मैं इसको हटा देता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ। इसीलिए कहता हूँ ना कि मैथवा मजबूत कर लो। मैथवा मजबूत रहेगा तो फिजिक्सवा क्या कर लोगे, चाट जाओगे पूरी तरह। अब देखिए ध्यान से, मैं इसमें आपको परिचय करा रहा हूँ। इसमें जेड नज़र आ रहा है, मैं साइड में यहाँ पे ये भी आपको टेलर दिखा दे रहा हूँ कि जहाँ पे जेड नज़र आएगा इस तरह से वो एकांतर कोण हो जाएगा आपका। कौन सा कोण, एकांतर कोण। लहराते हुए जेड नहीं, एकदम पैरेलल होना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें जेड नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ए है आपतित किरण, आपतित किरण जो है ये मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष के कहाँ डाला गया है, समांतर। मुख्य अक्ष अगर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका कोई इस्तेमाल नहीं, इसलिए बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जानते हैं ये वाला आपतित किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर डाला गया। तो आप जाने ये वाला रेखाखंड इस वाले रेखाखंड के क्या हो गया, समांतर हो गया। तो अब देखिए आपको ए नज़र आएगा, आप ध्यान से देखिए किसको मैं दिखा रहा हूँ, ए बी सी पी। ध्यान से देखिए ए बी सी पी को ध्यान से देखिए। तो मैं इसको तो बाहर निकाल के समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी है, और आगे बढ़ाया तो यहाँ पे क्या है, पी है। दिखा। तो ये वाला एकांतर कोण से ये वाला एंगल इस वाले एंगल की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितने का, एक्स का है, तो ये भी वाला एंगल कितने का हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इतना समझ गया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। अब वही बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ वाला एकांतर कोण लग रहा है, ये। तो अगर ये वाला एंगल एक्स का होगा तो ये वाला भी एंगल हो जाएगा कितने का, एक्स का हो जाएगा। लग गया, समझ गए, इतना समझ में आया, इतना तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और दिखा रहा हूँ। अब जैसे ये तो पूरा बन गया स्ट्रक्चर, इमेज सब बन गया, पूरे इमेज क्या हो गया, फाइनल हो गया। कोड सोड जितना था मैंने सब पूरा डिप्ली से आपको क्या कर दिया, बता दिया। इतना सब पूरा डिक्लेयर कर दिया। तो चलो एक बार अब इमेज समझ लेते हैं। अब जो इमेज हम बनाए हैं इतने समय से, आप देख रहे थे, बैठ के ताक रहे थे लग रहे थे, है ना। तो वो अब इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। पेपर में रीजन जब आएगा आपको डेरिवेशन करने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, निगमन बोलते हैं। जैसे यह बराबर r/2 को लाना है फार्मूले को, तो फिजिक्स में उसको बोलते हैं निगमन। क्या बोलते हैं, निगमन। तो ये निगमन हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या किया गया, पहले मैंने एक दर्पण बनाया जिसका नाम m1 m2 रखा, इसका ध्रुव P रखा, और उसके बाद एक आपतित किरण आई, यहाँ से दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाई, और उसके बाद मैंने अभिलंब डाल दिया बिंदु C से। मैंने क्या कर दिया, अभिलंब डाल दिया। डालने के बाद ये आप लग गया यहाँ पे अपवर्तन का परावर्तन का नियम, क्योंकि आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब हो गया तो परावर्तन का नियम हो गया। और ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया क्या, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। और मैंने मान लिया कि ये कोण कितने का है, एक्स का है आपतन कोण, तो परावर्तन भी कोण कितने का हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा। और उसके बाद संगत एकांतर कोण से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये एक्स का है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। इससे हमें एक ठो त्रिभुज निकल के आया, एक ठो क्या निकल के आया, त्रिभुज जिसका नाम क्या है, BCPF। BCF दिख रहा है, BCF।
थोड़ा उस त्रिभुज के बारे में देखिए। ये ऐसे त्रिभुज निकल के आया है ना एक आपको, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है, एफ है। इस वाले त्रिभुज के बारे में कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना ही पड़ेगा आपको। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, दो कोण बराबर हो चुके हैं। अब ये बताओ, जब एक त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हैं तो इसका मतलब इसकी दो ठो भुजाएं भी बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ पे हम बताए थे कि अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी बराबर होते हैं। तो इसका उल्टा भी सोचो ना, अगर दो कोण बराबर है तो इसका मतलब दो भुजाएं भी बराबर होंगी। कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी? इस कोण के सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो इस कोण के सामने की भुजा पड़ेगा ये वाला, और इस कोण के सामने की भुजा पड़ेगा ये वाला, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। जैसे ही दोनों भुजाएं बराबर होगी, बन गया आपका कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो यानी ये त्रिभुज आपका निकल के आया है कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर ये अब यानी ये वाला लेंथ जो होगा इस वाले लेंथ के क्या आएगा? बराबर आएगा, क्योंकि इस कोण के सामने की भुजा ये पड़ेगी और इस कोण के सामने वाली भुजा ये पड़ेगी, तो ये दोनों लेंथ आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये इमेज वहीं से जाके इतना इमेज क्या हुआ हमारा? फाइनल हो गया। इमेज मेरे ख्याल से अब इमेज समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे कैसे? ये इमेज समझ में तो आ गया, अब इसको लिखेंगे कैसे? सबसे बड़ी समस्या तो हो गई कि आखिर लिखेंगे कैसे। तो चलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी कोई निगमन करते हैं फिजिक्स का तो डायरेक्ट निगमन नहीं करते। पहले क्या करते हैं, सुनो वाली बात, पहले हम इसका ऊपर चित्र बनाते हैं। ऊपर चित्र बनाने के बाद नीचे उसके बारे में, इसके बारे में कुछ लिखते हैं। लिखने के बाद फिर निगमन करते हैं। ये निगमन तो पूरा हो ही रहा है। इसको कारण में, इसको हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं ना, फिजिक्स में इसको क्या बोलते हैं? निगमन बोलते हैं। निगमन जिसको आप बोलते हैं डेरिवेशन। तो ये निगमन कारण यानी निगमन ही चल रहा है आपका। तो इसमें करते क्या है ना, आपके बुक में देखेंगे तो निगमन कैसे करता है वो, पहले चीज़ें बना के उसमें कुछ लिखता है ना, माना ये है दर्पण का ध्रुव, पी है वो, तामझाम सब लिखता है। तो लिखने के बाद फिर हम लोग नीचे कैलकुलेशन करते हैं। तो वो ब्यौरा बताना जरूरी होता है। बताना क्या होता है? जरूरी होता है। जैसे आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उससे पूछते हो ना अपने मम्मी पापा से, कौन है, मम्मी पापा से पूछते हो तो बताते हैं ना, फलाने हिताई का है, उसके रिलेशन का है, उससे कनेक्ट है, इस तरह से बताते हैं ना। तो वो जो आपको बताते हैं ऐसे वैसे तामझाम तुम्हारे गर्लफ्रेंड की वो है, वो ऐसे बताते हैं ना। तो जस्ट सेम यहाँ पे इसका ब्यौरा पहले बताएंगे। तो ब्यौरा कैसे लिखेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी लिखना नहीं है, पहले ब्यौरा देखो, यही लिखेंगे, इसी के बारे में लिखेंगे। तो चार पांच शब्द आपको क्या करना है। जैसे आपके पेपर में आता है ना गाय पे निबंध लिखे, तो गाय पे निबंध में क्या होता है? गाय की खूबी बताते हो। गाय पे निबंध लिखना है तो गाय की क्या बताते हैं? खूबी लिखते ना, गाय बहुत अच्छी है, गाय बहुत दूध देती है, गाय दुधारू होती है, गाय सफ़ेद होती है, गाय काली होती है। इस तरह से लिखते हैं अपना, इस तरह से जो लिखते हैं उसमें। तो ये इस तरह से आप लिखते हैं। उसी तरह ना निगमन करने से पहले उस चित्र बनाने के बाद उसमें कुछ ब्यौरा देते हैं। तो ब्यौरा में देखो इसी के बारे में लिखेंगे। मैं क्या लिखूँगा? मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक अवतल दर्पण लिया जिसका नाम यम1 और क्या लिया, यम2 लिया, जिसका ध्रुव P है, वक्रता त्रिज्या C है, और मुख्य फोकस कितना है? F है। मुख्य फोकस क्या है? F है। इतना कर लिया। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाला जो दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होकर क्या हो गई? चली गई। उसके बाद बिंदु B से बिंदु C को मिलाया, और जिससे हमारा एक किसका काम करेगा? अभिलंब का काम करेगा। यही सब लिखेंगे और क्या लिखेंगे। तो थोड़ा सा एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि एक चीज़ भूल गया। दर्पण का ध्रुव P से लेके मुख्य फोकस तक की दूरी, इसको बनाना भूल गया। ये क्या कहलाती है? आपकी फोकस दूरी कहलाती है। और इसको दिखाते हैं किससे? स्मॉल एफ से। और एक यहाँ से, यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं इसको बाहर निकाल के दिखा दूँ, कचरा हो जाएगा अंदर। मैं यही वाली दूरियाँ आप जानते हैं, यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या हो जाती है? स्मॉल आर। क्यों? कि दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको स्मॉल आर से दिखाते हैं। यानी PC स्मॉल आर है। यहाँ पे अंदर नहीं बना, गंदा हो जाएगा, देखो गंदा हो जाएगा तो समझाने में दिक्कत होगा। मैंने इसको कहा कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके बारे में हम लिखते हैं। तो चलिए लिखिए। निगमन करने के बाद ये चित्र बना लिए होंगे, चित्र अच्छे से क्या किए होंगे आप? बना लिए होंगे। अब इसके नीचे लिखिए। चित्र बनाने के बाद यहाँ से नीचे से लिखिए। सबसे पहले नीचे से लिखिए। सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण M1 M2 लिया। सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण M1 M2 लिया, जिसका ध्रुव, उसे में लिखते चलिए, जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता त्रिज्या, जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर, और फोकस दूरी स्मॉल f है,
और फोकस दूरी स्मॉल f है। उसके आगे बढ़ाइए, बढ़ाते चलिए, लिखिए। इसके बाद हमने मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण डाला। इसके बाद हमने मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण डाला जो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। इसके बाद बिंदु C को बिंदु B से मिलाया। जो हमारा अभिलंब का कार्य करती है। हो गया, काम करती है। एक खड़ी पाही लगा दीजिए। बस अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से अब लिखना होगा आपको। इतना तो आपने ब्यौरा दे दिया, अब क्या करना होगा, लिखना होगा। तो जहाँ तक आपने लिखा उसके नीचे से, जहाँ तक पहुँच दिए गए होंगे उसके अब नीचे से लिखिए। अब तो मैं तो यहीं से लिखूँगा, नहीं। अब क्या लिखेंगे, अब ऐसे लगाना है। अब लिखिए ऐसे, देखिए पहले लिखिए नहीं, अब देखिए वहाँ तक लगा दिए ना, वहीं तक रुके रहिए। अब मैं इसको कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करता हूँ। अब लिखिए, लिखना नहीं है मतलब सॉरी। अब आपको लेना है अब त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज किसमें, समद्विबाहु हो गया ना, क्योंकि इसके दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। समद्विबाहु त्रिभुज क्या, BCF में, समद्विबाहु त्रिभुज BCF में एग्जाम लोग को दिखा रहे हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे CF बराबर हो जाएगा किसके, CF अब बराबर हो जाएगा किसके, FB के। CF बराबर क्या हो जाएगा, FB। कैसे बराबर हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। फिर ऐसे कर सकते हैं कि समान कोण के सामने की भुजा क्या होती है, समान कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। साइड में जो रूलवा लिखते हैं, जो होता है काम, उसको लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण समान है तो इसके सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इतना मैंने कर लिया। अब यहाँ से देखिए, बात करते हैं हम लोग किसका, CF बराबर हो गया किसके, FB के। CF बराबर हो गया किसके, FB के। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा टेलर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, CF की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, CF। C और यहाँ पे क्या है, F है। अब दिमाग लगाना और यहीं से काम हो जाएगा। देखो मैं CF को क्या मैं इतना लिख सकता हूँ, CF को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से CF को लिख सकता हूँ CP माइनस कितना, PF। अब बराबर क्या हो जाएगा, FB। अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ आया होगा, सर इसने आपने इसको लिखा कैसे। कुछ बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ आई होगी, ये आपने सर कैसे लिख दिया। तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ। जिन बच्चों को नहीं समझ आया होगा मैं उन बच्चों को बताता हूँ। साइड में ये यहाँ पे कैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन किया होगा हर बच्चों को। तो चलिए बच्चों, कन्फ्यूजन ना लो, मूड ना लो। मैं यहाँ पे लिख दिया, देखो यहाँ पे P है, मैं इसको लिख रहा हूँ। मैं किसको निकाल रहा हूँ, मैं इस वाले लाइन को निकाल रहा हूँ बाहर थोड़ा समझाने के लिए। यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या है, F है, और यहाँ पे क्या है, C है। यहाँ पे क्या है, C है। अब थोड़ा मुझे ये बता दो, देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, निगमन करा दूंगा भाई, ध्यान से देखना। जो CP है क्या है, CP कहिए चाहे क्या कहिए, PC कहिए, तो ध्यान देखना PC दिख रहा है, पूरा PC, पूरा रेखाखंड को मैं इतना अब प्लस इतना लिख सकता हूँ क्या। अरे भाई समझदार, जैसे 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है और यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो मैं 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड को, 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड को मैं 8 + 2 नहीं लिख सकता हूँ।
8 और प्लस कितना 2, 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, पूरा आ जाएगा। तो इसलिए CP, इसीलिए क्या C यहाँ से क्या है P है, तो CP को पूरा CP है, इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इतना कितना PF इतना और प्लस कितना इतना, PF प्लस क्या FC। कोई दिक्कत, PC को PC पूरा PC है, इसको हमने क्या कर लिया PF इतना और प्लस कितना इतना। अच्छा बताओ इतना और इतना जोड़ोगे तो पूरा नहीं मिल जाएगा, तो वही हमने कर लिया। अब इसको थोड़ा सा मैथ खेल लेते हैं। इसमें हमको यहाँ पे किसको हटाना था, हमको ज़रूरत किसकी थी CF की। तो यहाँ से जब आप CF की वैल्यू निकालेंगे, तो CF की जब वैल्यू निकालेंगे, CF कहिए चाहे FC कहिए वही बात है, तो यानी से हो जाएगा PC और माइनस क्या हो जाएगा PF बराबर क्या हो जाएगा CF कहिए चाहे FC कहिए। तो मैंने इतना लिख दिया। तो बताओ यही तो लिखा हूँ मैं, यही तो मैं क्या किया हूँ, लिखा हूँ CF, ऊपर CF था तो CF को मैंने लिख दिया क्या CP या PC या CP वही चीज़ है, माइनस PF, माइनस क्या कर दिया PF कर दिया। अब समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से कि कैसे मैंने लिख दिया, कैसे मैं लिख दिया, समझे क्या। तो ये रूल आप साइड में लगा सकते हैं कि सर देखिए PC को सर मैं लिख सकता हूँ PF और प्लस कितना FC लिख दिया, और R करके चाहे तो सर मैं यहाँ से अगर निकाल दूँ किसकी वैल्यू, अगर मैं सर PC की वैल्यू अगर निकाल दूँ तो PC की अगर मैं यहाँ से PC या PC की नहीं सॉरी, हाँ PC की नहीं CF की वैल्यू अगर मैं निकाल देता हूँ, तो सर CF की वैल्यू अगर मैं निकाल दूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या CP या PC, और इधर भेज देंगे इसको तो माइनस क्या हो जाएगा PF हो जाएगा। साथियों ये कैसे हुआ अब तो पता चल गया होगा। मैंने इसको क्या कर दिया पक्षांतर कर दिया, और पक्षांतर करके देखिए CF की वैल्यू निकाल लिया तो इतना आ गया, मैं यहाँ पे क्या कर दिया रख दिया। अब थोड़ा सा और है और उसके बाद क्या हो जाने वाला है फाइनल हो जाने वाला है। और मैं क्या करने वाले हूँ, अब यहाँ से जो CP, अब CP की वैल्यू डाल दीजिए। देखिए कहाँ पे है CP है, C इधर है और P इधर है। बताओ CP वाला लेंथ कितना है, CP को तो मैं कितना माना हूँ स्मॉल r, तो स्मॉल r डाल दीजिए और माइनस PF दिख रहा है आपको, P इधर है और F इधर है। मैं आपको दिखाऊँ शायद इससे दिख जाएगा। ये देखो PF, ये P है और ये क्या है F है ना, तो ये PF के बीच की दूरी कितना है स्मॉल f, तो यहाँ पे मान लीजिए कितना स्मॉल f। अब धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं लाइन पे, है ना स्मॉल f। और लफड़ा कौन कर रहा है FB, लफड़ा कौन कर रहा है FB, और इसका नाम तो ना तो R है ना तो C है। और रिजल्ट में हमारा जो प्रूफ करना है, देखिए रिजल्ट में जो प्रूफ करना है उसमें R है और क्या है F है। तो अगर ये C अगर FB अगर नाम आएगा ना, तो FB में तो ना तो R आएगा ना तो क्या आएगा C आएगा, कोई नहीं आएगा, ना तो R आएगा ना तो R आएगा, अरे ना तो R आएगा ना तो क्या आएगा F आएगा। किसमें F और B में। तो FB को क्या करेंगे किसी दिमाग लगा के उसको हटाते हैं। थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि अब थोड़ा सा यहाँ से दिमाग को थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना है। तो चलिए साथियों देखिए थोड़ा सा और बचा हुआ, लाइट कट गई, मैं तो सोचा कि इसी से बना दूँ, इस लैम्प से चलेगा ना, आपको समझ में आएगा। लाइट कट गई है, कब तक वेट करना होगा लाइट का, तो उससे अच्छा है कि बना के निकल लिया जाए घर पे, है ना। कोई दूसरा तो नहीं पढ़ा रहा है, देख लो मैं ही हूँ कि दूसरा कोई है, कोई दूसरा मैं ही हूँ यार, दूसरा कोई नहीं है ना। देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये अब यहाँ तक तो हो गया होगा क्लियर। देखिए ये यहाँ तक हो गया था, ये डिस्टर्ब कौन कर रहा है FB या BF, और ये तो R, और उसके बाद माइनस कितना है स्मॉल f है। और इसमें यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा बता दूँ, ये स्मॉल f है, कैपिटल F दिख रहा था, तो उसको आप क्या बना लीजिएगा स्मॉल f कर लीजिएगा, क्योंकि स्मॉल f बराबर होता है कितना R डिवाइड बाई कितना होता है 2 होता है। तो वहाँ पे वो सेट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं किसकी FB की। अगर मैं बात किया जाए तो थोड़ा सा केयर करो, FB दिख रहा है कहाँ है, देखिए ये है F और ये क्या है B है। अगर थोड़ा सा दिमाग अगर हम लगाएं ना, कि अगर ये जो बिंदु B दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, जो बिंदु B है, अगर मैं एक क्षण के लिए ऐसे सोचो, थोड़ा आइडियल स्थिति में कुछ काम करते हैं, किस स्थिति में थोड़ा हम लोग का बात करते हैं, किस कंडीशन में, थोड़ा आइडियल स्थिति में बात करता हूँ ना, ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बिंदु जो B है, अगर मैं उसको बिंदु P पे ला दूँ, बिंदु B को अगर मैं कहाँ ला दूँ बिंदु P पे ला दूँ, तो अगर बिंदु P पे हो जाता है, तब ये जो ये वाला लेंथ है जिसका नाम क्या है FB है, उसकी लंबाई और उसके बाद FP की लंबाई, दोनों लंबाई आपस में इक्वल हो जाएंगी। कब? जब बिंदु B आ जाए बिंदु किस पे P पे।
तो भाई अब जो इधर जा रही थी तो ये रेखाखंड इधर आएगी तो ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें आपको इक्वल नहीं करना है, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बिंदु बी है वो बिंदु पी के बहुत क्या हो जाए, करीब हो जाए। इस पर मत कर देना पी पे, नहीं तो मतलब नहीं निकलेगा। मैं कह रहा हूँ कि बिंदु पी बी जो है वो बिंदु एफ के बहुत क्या हो जाए, करीब हो जाए। करीब का मतलब समझ रहे हैं, पास हो जाए। तो अब जो ये रेखाखंड को हम बी यहाँ पे आ जाएगा, अगर समझिए ध्यान से, अगर बिंदु बी यहाँ पे आ जाता है तो ये वाला जो रेखाखंड है एफ बी यहाँ से मिलाएंगे तो ये वाला लेंथ, ये वाली लेंथ एफ बी, ये वाला लेंथ कौन सा एफ पी और ये एफ बी लगभग बराबर आएंगे। पूरे तो बराबर नहीं आएंगे, पूरे बराबर कब आएंगे, जब बिंदु बी पूरी तरह बिंदु किस पे हो जाए, पी पे हो जाए तब। लेकिन हम लोग आइडियल स्थिति में, मैं मान लेता हूँ किस स्थिति में, आइडियल वाले स्थिति में अगर हम मान लेते हैं आइडियल स्थिति में कि जो बिंदु बी है वो बिंदु पी के बहुत क्या हो, बहुत पास हो। समझ आ रहा है ना, बहुत जैसे नॉर्मल स्थिति में, आइडियल स्थिति में मान के उसको हल कर लेते हैं। आइडियल स्थिति में अगर आप नॉर्मल स्थिति में नहीं मानोगे ना तो फिर ऐसे केस में उसका निगमन होना क्या हो जाएगा, बहुत ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए हम इसको मान के चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया होगा, यहाँ तक हो गया होगा। यहाँ पे लिख लो क्या, एफ बी दिख रहा होगा। अब नीचे थोड़ा सा क्या करना होगा, मानना होगा। यदि मान लेता हूँ ना, माना, क्या कर लिया, माना यदि बिंदु क्या हो, बिंदु बी, बिंदु कौन सा बी, बिंदु पी के बहुत कहाँ हो, पास हो, बहुत कहाँ हो, पास हो, कहाँ पे हो, बहुत पास हो ना। तो ऐसे केस में अगर ये बहुत पास हो जाएगा तो ये वाला लेंथ जो है, ध्यान से देखिए, ये वाला लेंथ इस वाले लेंथ के बराबर आएगा। तो इसी बतिया को नीचे लिख लेंगे, अर्थात क्या लिख लेंगे, अर्थात जो आपका एफ बी है वो बराबर हो जाएगा किसके, एफ पी के। किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के। और जानते हैं ना एफ पी की लेंथ कितनी है, एफ के बराबर है। तो इसको हम लोग कितना कर लेंगे, स्मॉल एफ। इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एफ के बराबर है, तो स्मॉल एफ कर लिया। अब यहाँ से अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, ये से लिखते हैं आर माइनस स्मॉल एफ और बराबर, अब इसकी जगह हम कितना डाल देते हैं, एफ बी की जगह डाल दे सकते हैं। देखिए एफ बी बराबर एफ पी और ये किसके बराबर हो गया, स्मॉल एफ के। क्योंकि जब ये वाला लेंथ इसके लगभग बराबर हो जाएगा तो ये स्मॉल एफ का, तो ये भी स्मॉल एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे डालो कितना, स्मॉल एफ। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा एफ प्लस स्मॉल एफ, और जुड़ के ये स्मॉल एफ क्या हो जाएगा, 2 स्मॉल एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर। और जब यहाँ से निकालेंगे स्मॉल एफ की वैल्यू निकालेंगे तो ए इंटू में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो आर बटे 2 बराबर क्या, स्मॉल एफ। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्मॉल एफ बराबर आर डिवाइड बाई कितना, 2। अतः क्या हो गया, अतः सिद्ध हो गया। यही हमारा क्या करना था, सिद्ध करना था। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, इसको ध्यान से देख लेना। और अब जो आपको मैं रीजन में कारण लिखवा के, हिंदी में लिखवा के, उसके बाद मैं बोला था कि वहीं पे रोक के छोड़िए ना। तो अब यहाँ से आप स्टार्ट कर लीजिए। कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, यहाँ से जहाँ तक रोका था उसके आगे अब यहाँ से स्टार्ट करते हुए आप ऐसे चलते हुए फिर यहाँ पे कर लेंगे और इसका निगमन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। लाइट नहीं है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।